नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। आज बात विकास के नाम पर हो रहे प्रकृति के विनाश की, जिसकी कीमत चुकाना अब भारी पड़ रहा है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले का धाराली गांव इस समय चर्चा में है, जो देखते ही देखते आंखों से ओझल हो गया। वजह बताई गई कि बादल फट गया और गांव बह गया। आखिर क्यों हुआ ऐसा? ये बादल फटना होता क्या है जिसे इस तबाही का कारण बताया जा रहा है? और बादल फटने की घटनाएं अचानक बढ़ क्यों गई है? खासतौर पर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में ऐसी घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? क्या ये सिर्फ प्राकृतिक आपदा है या फिर हम मनुष्यों का भी इसमें कुछ हाथ है? मिलेंगे इन तमाम सवालों के जवाब हमारे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज का सफ़र। ये धराली गांव है, उत्तरकाशी, उत्तराखंड। वहाँ पर किस तरीके से आपदा आई अचानक देखते ही देखते और पूरा इलाका साफ हो गया। इस तरह की बहुत सी तस्वीरें आई हुई हैं। ये तस्वीर देखिए, आपको बहुत करीब से समझ में आएगा कि यहाँ पर जो पूरी बस्ती थी, यहाँ पर वो अब नहीं है। ये 5 अगस्त की घटना है, 5 अगस्त 2025 दोपहर 1:45 बजे 1:45 पर सिर्फ 34 सेकेंड में खीर गंगा नदी के किनारे बसा ये गांव तबाह हो गया। अब तक इसमें 5 लोगों की मौत की खबर है और 100 से ज़्यादा लापता हैं। दर्जनों घर, होटल, होम स्टे पानी और मलबे की चपेट में बह गए। किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। बादल फटने पर अक्सर ऐसा ही होता है, बस हर तरफ सैलाब नज़र आता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि बादल फटने का मतलब दरअसल होता क्या है। बादल फटने का अर्थ समझना हो तो आप यूँ समझिए कि बादल कोई गुब्बारा नहीं है, कपड़ा भी नहीं है कि फट जाए। ये एक वैज्ञानिक घटना है। बादल बनना एक प्रक्रिया है और बादल फटना, इसे अंग्रेजी में क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अगर किसी छोटे से क्षेत्र यानी 20 से 30 वर्ग किलोमीटर में 1 घंटे के अंदर 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हो जाए तो उसे बादल फटना कहते हैं, यानी थोड़ी सी जगह में ढेर सारा पानी। कल्पना कीजिए कि 1 घंटे में इतना पानी भर जाए, सड़कें, घर और पूरा गांव बह जाए। ये बारिश इतनी तीव्र होती है कि नदियां उफान पर आ जाती हैं, भूस्खलन शुरू हो जाता है और सब कुछ तबाह हो जाता है। ये घटना खास तौर पर पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा होती है, जैसे हिमाचल और उत्तराखंड। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? बादल बनते कैसे हैं और बनते हैं तो फिर फटते कैसे हैं, तबाही क्यों मचाते हैं? तो ये बादल आते कहाँ से हैं? आपने अपने स्कूलों में बादल बनने की प्रक्रिया तो बहुत पहले ही पढ़ ली होगी। दरअसल बादल बनना एक प्राकृतिक एक मसला है, एक प्रकृति का एक खूबसूरत लेकिन थोड़ा जटिल खेल है। जब समुद्र या ज़मीन से गर्म और नम हवा ऊपर उठती है, अरे वही वेपराइजेशन आपने पढ़ा होगा, वाष्पीकरण, तो वो ठंडी हवा के संपर्क में आती है। इस दौरान नमी पानी की बूंदों में बदल जाते हैं और यही बूंदें मिलकर बादल बनाती हैं। ख़ास तौर पर क्यूमुलोनिम्बस बादल, जो बड़े और ऊंचे होते हैं, ऊर्ध्वाधर, जिसके लिए थोड़ा कठिन हिंदी का शब्द है, ये बादल फटने का कारण बनते हैं। पहाड़ी इलाकों में जब ये बादल दरअसल ऊंची चोटियों से टकरा जाते हैं तो फिर ये बरस पड़ते हैं और इसे ही बादल फटना कहते हैं। पहाड़ बादलों को आगे बढ़ने से रोकते हैं। आपको यहाँ कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा, लेकिन पहाड़ शायद ना दिखें, तो रोकते हैं और फिर जब पानी बरसता है एक ही जगह तेज़ी से, तो पानी को निकालने का जो साधन होता है, मसलन कोई नदी, अब उसमें अगर पानी को संभालने की कोई स्थिति नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा मलबा है, गाद है, तो फिर वो और तबाही लाता है, क्योंकि वो मलबे के साथ पानी बढ़ जाता है। दरअसल पानी की बूंदों का वज़न बढ़ जाता है बादल में और अचानक तेज़ी से बारिश होती है। मानसून के दौरान जब अरब सागर या बंगाल की खाड़ी से नम हवाएं हिमालय की ओर आती हैं तो स्थिति थोड़ा गंभीर हो जाती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन ने इस प्रक्रिया को और तेज कर दिया है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण हवा में नमी की मात्रा बढ़ गई है और बारिश की तीव्रता भी। पहले जहां बारिश पूरे क्षेत्र में फैलकर होती थी, अब ये छोटे छोटे हिस्सों में ज़्यादा तीव्रता से हो जाती है।
और यही है बादल फटना। ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। आपको पिछले कुछ समय के बारे में कुछ तस्वीरें आपने ज़रूर देखी होंगी। दरअसल उत्तराखंड और हिमालय प्रदेश हिमालयी क्षेत्र में आता है, हिमाचल प्रदेश, और ये पर्वतीय इलाका भूगर्भीय रूप से बहुत युवा है, उसके अंदर बहुत हलचल है, उमंगे हैं। आप शायद जानते हो कि एक ज़माने में भारत का जो भूभाग है वो तो अफ्रीका से लगा हुआ था, हालांकि वो कई करोड़ 14-15 करोड़ साल पुरानी बात है। धीरे धीरे इधर पूरा आया और जो टकराहट हुई उससे ही हिमालय बना है, और हिमालय का बनना भी रुका नहीं है। यानी जो भूगर्भीय संरचना है वो अभी लगातार किसी न किसी तरह से वो करवट लेती रहती है, यानी हिमालय अभी बन रहा है। और इसकी जो भौगोलिक संरचना है और संवेदनशील पारिस्थितिकी जो है, ये बादल फटने जैसी आपदाओं के लिए एक काफ़ी एक कहते हैं कि अनुकूल स्थिति बनाती है। पिछले कुछ सालों में इन दोनों राज्यों में घटनाएं बढ़ी हैं इस तरह की। वैज्ञानिकों का कहना है कि इनकी तीव्रता में पिछले एक दशक में 1.5 गुना से ज़्यादा का इजाफा हुआ है। तो कुछ बड़ी घटनाओं पर नज़र डाल लेते हैं। ये कहाँ कहाँ हुआ? केदारनाथ आपको याद ही होगा, ये भारत की सबसे भयावह आपदाओं में से एक। जून 2013 में बादल फटने और भारी बारिश से केदारनाथ और आसपास के इलाके बाढ़ में तबाह हो गए, हज़ारों लोगों की जान गई, कई गांव गायब हो गए। और फिर धारचूला 2021, 30 अगस्त 2021 को जुमा गांव में बादल फटने से 7 लोगों की मौत धारचूला में हुई। अभी कुछ समय पहले दक्षिण भारत से भी खबर आई, 2024 में वायनाड में केरल 30 जुलाई 2024 को भारी बारिश और भूस्खलन से 300 से ज़्यादा लोगों की जान गई। वो भी बादल फटने का ही एक नतीजा था। और अभी 2025 में हिमाचल प्रदेश में 20 जून से 6 जुलाई तक मंडी, कुल्लू और कांगड़ा में 19 बार बादल फटने की घटनाएं हुई, जिसमें 78 लोगों की मौत हुई। और अभी 5 तारीख को यानी धराली में जो घटना हुई, खीर गंगा नदी में अचानक बाढ़ आ गई और गांव मलबे में बदल गया। इन घटनाओं से साफ है कि हिमालयी क्षेत्र में बादल फटने की घटनाएं न सिर्फ बढ़ रही हैं, बल्कि इनका नुकसान भी भयावह होता जा रहा है। लेकिन विकास के नाम पर एक अंधी दौड़ चल रही है। जिन पहाड़ों में तेज आवाज में बोलना भी अच्छा नहीं माना जाता था, वहां विकास के बुलडोजर चल रहे हैं और पहाड़ों में बारूद के जरिए विस्फोट किया जा रहा है, सुरंगें बनाई जा रही हैं। और ये कोई आरोप नहीं है, ये एक ऐसी बात है जिस पे सरकार भी अपनी पीठ ठोकती है। पिछले 20 सालों में उत्तराखंड में 50,000 किलोमीटर सड़कें बनी हैं। वहाँ पे 4 लेन सड़कों की भी मांग हो रही है कि 4 लेन सड़कें बने, फर्राटे से गाड़ियाँ जाएं और कोई पहाड़ी इलाका उन्हें दुर्गम न लगे। 200 करोड़ घन मीटर क्यूबिक मीटर से ज़्यादा का मलबा इस विकास की इन परियोजनाओं से निकला है, और इस मलबे का सही तरीके से कोई निपटान नहीं होता। ये बस फेंक दिया जाता है और बारिश में ये बहकर पानी के साथ नीचे आता है, नदियों में समाता है और नदियां इनको लेकर आगे बढ़ती हैं वेग के साथ, और गांव के गांव तबाही के शिकार हो जाते हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के नाम पर बड़े पैमाने पर होटल, होम स्टे और रिजॉर्ट्स बन रहे हैं। धराली में ही खीर गंगा नदी के किनारे कई मंजिला इमारतें और बाजार बन चुके थे। लोग वहाँ पर्यटन के लिए जा रहे थे, और इस बाढ़ में, इस तबाही में तमाम लोग का पता नहीं चल रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि नदियों के किनारे अवैध निर्माण और जंगलों की कटाई ने इस आपदा को और गंभीर बना दिया है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रेल परियोजनाएं भी चल रही हैं। अब सोचिए, जिन पहाड़ों में कुछ दशक पहले जिन इलाकों में जाने के लिए सिर्फ आपके पास टट्टू हुआ करता था, आज वहाँ ट्रेनें दौड़ाने की कोशिश चल रही है और परियोजनाएं बहुत आगे बढ़ गई। ये कुछ तस्वीरें देखिए, ये सुरंग खोदी जा रही है ट्रेन चलाने के लिए। उत्तराखंड में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन पर तेजी से काम चल रहा है। ये एक नई ब्रॉडगेज रेलवे लाइन परियोजना है जिसकी लंबाई 125.20 किलोमीटर है। ये परियोजना उत्तराखंड के 5 जिलों देहरादून, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग और चमोली को जोड़ेगी। इसका उद्देश्य है कि 4 धाम यात्रा जो है उसको सुगम बनाया जाए और पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए।
ये रेल लाइन ऋषिकेश से शुरू होकर कर्णप्रयाग तक जाएगी। 12 नए रेलवे स्टेशन होंगे, जैसे ऋषिकेश, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग और गौचर। इस परियोजना में 17 प्रमुख सुरंगें और कई पुल शामिल हैं। 2025 तक कर्णप्रयाग तक रेल पहुंचाने का लक्ष्य है। अभी तक 37% काम पूरा हो चुका है, जिसमें 8 सुरंगों का भी निर्माण हो चुका है। कोई कह सकता है कि उत्तराखंड का विकास हो रहा है, लेकिन मत भूलिए कि रेल लाइन बिछाने के लिए पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है, जिससे भूस्खलन का खतरा बढ़ेगा और बढ़ रहा है। टिहरी बांध जैसे बड़े प्रोजेक्ट ने भी स्थानीय जलचक्र को प्रभावित किया है, जिससे बादल फटने की घटनाएं बढ़ी है। पर्यटन जरूरी है, लेकिन बिना सोचे समझे विकास और पर्यावरण का नुकसान भारी पड़ रहा है। रेल परियोजना, खासकर ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के निर्माण से हिमालयी क्षेत्र की नाजुक पारिस्थितिकी को कई तरह से नुकसान हो रहे हैं। क्या नुकसान हो रहे हैं? जल स्रोतों का सूखना। सुरंग खोदने के लिए किए जा रहे विस्फोटों से टिहरी जिले के दोगी पट्टी जैसे क्षेत्र में प्राकृतिक जल स्रोत सूख गए हैं या उनमें पानी 50% से कम हो गया है। इससे दर्जनों गांवों में पानी का संकट पैदा हो गया है। दूसरा, भूस्खलन का खतरा। पहाड़ों में विस्फोट और सुरंग निर्माण से भूस्खलन की घटनाएं बढ़ रही हैं। इससे नदियों में मलबा जमा हो रहा है, जो बाढ़ और बादल फटने की घटनाओं को और बढ़ा सकता है। फिर जंगलों की कटाई तो एक मसला हमेशा से रहा है। इन परियोजनाओं के लिए हजारों पेड़ काटे गए हैं। एक अनुमान है कि उत्तराखंड में सड़क और रेल परियोजनाओं के लिए 56,000 पेड़ काट दिए गए हैं, जिससे जैव विविधता पर असर पड़ा है। और मलबे का निपटान एक बहुत बड़ी समस्या है। तो निर्माण से निकले 20 मिलियन टन मलबे का सही निपटान नहीं हुआ है। इन्हें नदियों की ओर किसी तरह बहा दिया गया है और फिर जब बादल फटता है तो ये मलबा बेहद खतरनाक होकर आगे गांव और लोगों को मुश्किल में डालता है और जैव विविधता पर तो प्रभाव पड़ ही रहा है। जो पूरा हिमालयी क्षेत्र में इसमें कई प्रजातियों का जो वनस्पति या पंछी इनके आवास हैं वो प्रभावित हो रहे हैं और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के आसपास के क्षेत्रों पे भी इसका असर देखा गया है। ऐसा नहीं है कि पर्यावरणविद या विशेषज्ञ इन समस्याओं को लेकर या आशंकाओं को लेकर चेताते नहीं हैं या चेताते नहीं रहे हैं, लेकिन विकास को लेकर एक ऐसी हवस चारों ओर दिख रही है कि कोई कुछ सुनने को तैयार नहीं। सरकार तो सरकार, जनता भी जैसे मूक दर्शक बन गई है और कोई सवाल उठाता है तो उसे विकास विरोधी करार दे दिया जाता है। मीडिया का भी यही रुख है और सरकार तो सरकार ही है। अब क्या आपको ऐसे में जीडी अग्रवाल की याद नहीं करनी चाहिए? कोई और देश होता तो उन्हें भुलाना मुश्किल हो जाता, लेकिन विकसित भारत की होड़ में हमने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया था। ये याद कराना आज बेहद ज़रूरी है। कौन है प्रोफेसर जीडी अग्रवाल? ये चेहरा शायद आपको याद हो, कुछ साल पहले बहुत ज़्यादा इसकी चर्चा हुई थी। ये आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर थे, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य थे। बाद में इन्होंने अपने को पूरी तरीके से गंगा के प्रति समर्पित किया। इन्हें स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद का नया नाम मिला। इन्होंने संन्यास ले लिया था 2011 में और 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और बनारस से चुनाव लड़ते वक्त उन्होंने कहा कि उन्हें माँ गंगा ने बुलाया है, तो प्रोफेसर अग्रवाल को लगा कि अब तो गंगा निर्मल हो जाएंगी, तमाम बाधाएं हटेंगी। लेकिन उनकी तमाम कोशिशों पर सरकार ने कोई कान नहीं दिया और 4 साल बाद 22 जून 2018 से प्रोफेसर अग्रवाल हरिद्वार के मातृ सदन में गंगा एक्ट लागू कराने और गंगा पर बांधों को रोकने की मांग को लेकर अनशन पर बैठ गए। उनकी मांग थी कि गंगा और उसकी सहायक नदियों पर पनबिजली परियोजनाएं बंद हों। 111 दिन तक उन्होंने अनशन किया। 9 अक्टूबर को उन्होंने जल भी त्याग दिया और 10 अक्टूबर को प्रशासन ने उन्हें जबरन ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया, जहां 11 अक्टूबर 2018 को 86 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु को मातृ सदन ने हत्या करार दिया और सीबीआई जांच की मांग की। प्रोफेसर अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 3 पत्र लिखे थे, 24 फरवरी, 13 जून और 23 जून 2018 में, लेकिन एक का भी जवाब नहीं मिला। केंद्रीय मंत्री उमा भारती और नितिन गडकरी ने उनसे अनशन तोड़ने की अपील की थी। उस समय उमा भारती मंत्री थी और गडकरी ने दावा किया कि उनकी 70-80% मांगे मान ली गई हैं, लेकिन अग्रवाल साहब ने गंगा एक्ट लागू होने तक अनशन जारी रखा
और अंततः उनकी मौत हो गई। मौत के बाद फिर सब ने दुख जताया, सब कुछ कहा, लेकिन क्या हो सकता है। हालांकि जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो 2009 में प्रोफेसर अग्रवाल के अनशन के कारण भागीरथी पर लोहारी नागा, पाला भैरव घाटी और पाल मनेरी बांध परियोजनाएं रोक दी गई थी। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि 2014 में मोदी सरकार ने इन्हें फिर से शुरू कर दिया। प्रोफेसर अग्रवाल ने गंगा संरक्षण अधिनियम का मसौदा तैयार किया था जो लागू नहीं हुआ। अब प्रोफेसर अग्रवाल का नाम भी कोई नहीं लेता, जबकि गंगा की हालत दिनों दिन खराब होती जा रही है। किसको दोष दिया जाए? जब उत्तराखंड आंदोलन चला था उत्तर प्रदेश से अलग होने के लिए, तो यही तर्क दिया गया था कि मैदान वाले पहाड़ों की स्थिति के प्रति संवेदनशील नहीं है। लेकिन राज्य को बने हुए चौथाई सदी बीत गई है, पर हालत बद से बदतर हो चले। धराली गांव की ताज़ा त्रासदी ने हमें एक बार फिर याद दिलाया है कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ की कीमत हमें ही चुकानी पड़ेगी। हिमालयी क्षेत्र की खूबसूरती हमारी धरोहर है, लेकिन इसे बचाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। हमें विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना सीखना होगा ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस सुंदरता को देख सकें, वरना हम सिर्फ उनके लिए मलबा छोड़ जाएंगे। और कैसा लगेगा कि आने वाली पीढ़ियां सिर्फ मलबे का मालिक बनकर रह जाए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये शो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्य हिंदी का ऐप भी डाउनलोड करें, जिसका पता वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो दीजिए इजाज़त, नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.